ओके, थैंक यू सर। तो जिस तरह से अभी हमने प्रथमा विभक्ति देख ली है, उसी तरीके से भी द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय विभक्ति जैसे हम कहते हैं देवम, कविम या भानुम, तो यहाँ पे कविम ये वर्ड किस तरह से फॉर्म होता है ये हमें देखना है। तो कवि ये ओरिजिनल वर्ड हमने लिया, और द्वितीय विभक्ति एक वचन का जो अम प्रत्यय है, सु औ जस प्रथमा, अम औट शस द्वितीया, तो द्वितीया एक वचन का अम प्रत्यय यहाँ पे लगा दिया हमने। तो हमारा है कवि प्लस अम, भानु प्लस अम, देव प्लस अम। सभी वर्ड के लिए अजंत पुल्लिंग में प्रक्रिया तो सेम है, सिर्फ आगे जाके चेंजेस होते जाते हैं। तो यहाँ पे कवि प्लस अम है। जनरली हमने संधि प्रकरण में देखा ही है कि ई और अ अगर एक दूसरे के साथ आते हैं तो यण संधि होता है। यस यस, हाँ मैं जो ये है आंसर है वो लास्ट में दे देता हूँ कि यह यण संधि होता है। लेकिन यहाँ पे एक उसके अपवाद में एक स्पेशल सूत्र बताया है, वो है अमी पूर्वः। अमी यानी कि अम प्रत्यय द्वितीय एक वचन का, अगर ये प्रत्यय लगे तो हमें किस तरह से चेंज करना है। तो नीचे काशिका वृत्ति दी है और उसमें बताया है एक्सप्लेनेशन में कि अख प्रत्याहारात् परस्य अम प्रत्यये परे पूर्व परयोः एकम पूर्व रूपम भवति। अगर अख प्रत्याहार, वहां पे अख वर्ण लिखा है, अख प्रत्याहार होना चाहिए। अख प्रत्याहार यानी कि अई उण रुद्रक, अगर ये है और उसके आगे यानी कि अकारांत शब्द, इकारांत शब्द और उकारांत शब्द अगर है, और उसके पर में उसके बाद अगर अम प्रत्यय है द्वितीय एक वचन का, तो पूर्व परयो हो मतलब दोनों के जगह पे, फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के जगह पे हमें क्या करना है, एक ही आंसर लिखना है। और वो कौन सा होगा, पूर्व रूपम। पूर्व रूपम यानी कि प्लस साइन के पहले जो फॉर्म है, प्लस साइन के पहले जो स्वर है, हमें वो रखना है। और प्लस साइन के बाद में अम वाला जो अस्वर है, हमने देखा ही है स्वर संधि में पूर्वरूप संधि करके संधि है। तो जब पूर्वरूप संधि में हम लोग थोड़ा जो काम करते हैं, वही काम यहाँ पे हमें करना है। स्वर संधि में जो हम पूर्वरूप संधि प्रकार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है यहाँ पे। तो कवि में प्लस साइन के पहले ई स्वर है और उसके बाद अ है, दोनों का यण संधि होके य हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम। अमी पूर्व से पूर्वरूप करेंगे, तो प्लस साइन के पहले जो स्वर है ई, वो रिमेन रहेगा, और उसके बाद अम वाला जो अ है वो चला जाएगा। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो बनेगा कविम। बहुत ही आसान है ये, सिर्फ एक सूत्र है अमी पूर्व, एक स्पेशल सूत्र है जो अम प्रत्यय द्वितीय एक वचन का परे लगने के बाद हमें यूज करना है। तो जिस तरह से हमने कविम किया, उसी तरह से हम ऋषिम कर सकते हैं, मुनिम कर सकते हैं, भानुम, धेनुम, ऐसे सारे वर्ड, या इवन दो देवम, ये भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। देवम में भी हम सेम प्रक्रिया फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक कविम होने के बाद हम आप लास्ट में प्रैक्टिस में भानुम या देवम ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। आज फोकस हम कवि और भानु इन दो टेबल के ऊपर करेंगे, मेनली कवि के ऊपर। तो ये कवि द्वितीय का एक वचन होने के बाद आगे बढ़ते हैं द्वितीय द्विवचन के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड। सर मी एक मिनट, यस, एक दो मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ।
ओके, तो जिस तरह से अभी हमने कविम देखा, उसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे। द्वितीया एक वचन होने के बाद द्वितीया का द्विवचन करेंगे। अभी द्वितीया द्विवचन हमें ऑलरेडी पता ही है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम प्रथमा एक वचन की तरह है। कवि का टेबल हमें पता ही है, कवि ही कवि, कवयः प्रथमा, कविम कवि। तो जिस तरह से हमने प्रथमा एक वचन में किया था कवि, उसका दीर्घ किया था, सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया सेम है, दोनों के लिए प्रत्यय भी सेम है औ। तो औ प्रत्यय परे होने के बाद हमने प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ, ये सूत्र देखा। तो हम क्या करेंगे, जो वर्ण है प्लस साइन के पहले जो ई होगा, या प्लस साइन के पहले अगर ऊ होगा भानु के टेबल में, उसका दीर्घ करेंगे। तो ई का दीर्घ होके हमें कैपिटल ई दीर्घ ई मिलेगा, तो हमारा कवि बन जाएगा। भानु में जो ऊ है, ह्रस्व ऊ है, उसका दीर्घ होके भानु ये बनेगा। तो दोनों प्रक्रिया सेम है, तो यहाँ पे वही प्रक्रिया हम नीचे भी कॉपी कर सकते हैं। अभी आते हैं मेन द्वितीया के बहुवचन में। द्वितीया बहुवचन है कवीन। तो ये कवीन किस तरह से हुआ, ये यहाँ पे देखते हैं। वो हमारा ओरिजिनल वर्ड है कवि, और उसके बाद हमने द्वितीय बहुवचन का शस प्रत्यय लगाया। सु औ जस प्रथमा, अम औट शस द्वितीया। तो यहाँ पे द्वितीय बहुवचन का जो शस प्रत्यय है ये लगेगा। अभी जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देखा उस मटर के दाने का, कि मटर में मेन पार्ट है वो दाना, ऊपर का छिलका हमें निकाल देना है। तो बिल्कुल उसी तरह से शस में हमें शस ये पूरा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ अस। उसमें जो श है उसका हमें लोप करना है। तो उसके लिए एक सूत्र आता है, लशक्व तद्धिते। लशक्व तद्धिते, ये सूत्र हमें कहता है उपदेशे, उपदेश यानी कि हमारे माहेश्वर सूत्र या हमारा धातु पाठ, हमारे पाणिनि जी के सूत्र, उसमें अतद्धितस्य, तद्धित को छोड़ के, तद्धित के बारे में अगर कोई सफिक्स होंगे उनको छोड़ के, प्रत्ययस्य आदि ही, अगर किसी भी प्रत्यय के स्टार्टिंग में ल है, ल ये वर्ण है, श है, या फिर कु है, कु का अर्थ है क वर्ग, ये शॉर्ट फॉर्म है पाणिनि का, कु चू टू टू पू, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। तो कु कहने के बाद क ख ग घ ङ, ये सभी उसमें आते हैं। तो अगर प्रत्यय के स्टार्टिंग में तद्धित प्रत्ययों को छोड़ के बाकी नॉर्मल प्रत्ययों के स्टार्टिंग में अगर ल श या क वर्ग आए, तो उसका हमें लोप करना है। अभी यहाँ पे क्या आया है, शस में श आया है, ल श कु में जो सेकंड नंबर का श है वो यहाँ पर है, तो हमने उसका लोप कर दिया, तो रहा सिर्फ अस। शस कैसे बना, श अ और स, श को निकाल देंगे तो रहेगा सिर्फ अस, तो हमने अस को यहाँ पे लिखा। अभी यहाँ पे ये जो कवि वर्ड है, उसमें जो ई है वही स्प्लिट करके नहीं, यहाँ पे सेकंड लाइन में दिखा है कि कव प्लस ई, यहाँ पे कोई सूत्र नहीं है स्प्लिट करने के लिए, कव ई इज इक्वल टू कवि। फिर प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ये सूत्र हमने देखा ही है। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण से हम क्या करते हैं, उसको दीर्घ करते हैं। कब दीर्घ करते हैं, प्रथमा और द्वितीय के प्रत्यय जब आते हैं तब हम उसे दीर्घ करते हैं। तो इसी वजह से कव ई, उसमें सेकंड स्टेप में जो ह्रस्व ई था उसका भी हम दीर्घ ही कर देंगे, कवि कर देंगे। और फिर यहाँ पे एक नया सूत्र लगता है, तस्माच्छसो न पुंसी। तस्माच्छसो न पुंसी, सबसे पहले हमने ई और अ इन दोनों का मिला के पूर्व सवर्ण एक आदेश कर दिया। तो कवि में जो ई है और ये जो अस का अ है, दोनों का एक साथ दीर्घ हो जाएगा। इस वजह से हम थर्ड लाइन में देखते हैं कि दीर्घ ई आ गया है। दीर्घ ई किसका रिप्रेजेंटेटिव है, ह्रस्व ई और अ, इन दोनों के जगह पे एक ही ई आया हुआ है, तो हमने वो कर दिया। एक येलो कलर है और एक रेड कलर है, ई और अ दोनों का मिला के ई कर दिया। अभी एंडिंग में वो स है, यस, लेकिन देखते हैं तो होता है न, कविन में एंडिंग में न है, तो यहाँ पे स का न करने के लिए कोई एक नया सूत्र हमें अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कविस रेडी है। सिर्फ अभी कविस का यहाँ पे द्वितीय बहुवचन में हमें कवीन करना है,
तो इस वजह से स का न करने के लिए एक नया सूत्र है, तस्मात् छसो नः पुंसी। तस्मात् छसः शसः नः पुंसी। ये सूत्र ऐसे कहता है कि तस्मात्, तस्मात् नाम प्रथमयोः पूर्व सवर्णात्। एक बार आपने पूर्व सवर्ण का सूत्र अप्लाई कर दिया तो उसके बाद पुंसी, पुंसी यानी कि पुल्लिंग में, हमारा अजंत पुल्लिंग प्रकरण ही चल रहा है। अजंत पुल्लिंग प्रकरण में हम क्या करेंगे, शसः द्वितीय बहुवचन का जो शस है उसका नह यानी कि न कर देंगे। लिखते वक्त यहाँ पे नह कंप्लीट लिखा है, लेकिन हमें सूत्र में कंप्लीट है लेकिन उसमें से अ नहीं लेना है, हमें सिर्फ हलंत न लेना है। और इसी वजह से ये जो हलंत स है उसके जगह पर हमने डायरेक्टली न कर दिया। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली आदेश ही दिया है कि आप स का न कर दीजिए। कब करना है, द्वितीय बहुवचन में जो शस प्रत्यय है, शस प्रत्यय में अभी यहाँ पे है अस बचा है हमारे पास, तो स के जगह पे हम क्या करेंगे, न करेंगे। कब करेंगे, जब हम प्रथमयोः पूर्व सवर्ण अप्लाई करते हैं उसके बाद ये करेंगे। तो स का न हो गया तो हम कवीन ये वर्ड तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से भानु के टेबल में भी आप देखते हैं कि भानून ये जो तैयार होता है, भानुम, भानु, भानून, तो ये भानुन भी बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। जो ह्रस्व ऊ था उसको हम दीर्घ करेंगे सबसे पहले, तो भानु में जो ऊ है उसका दीर्घ करके भानु हो गया, और बाद में जो स है शस का, उसके बदले हमने न ले लिया तो हमारा हो गया भानून, कवीन। ये इस तरह से तैयार, ठीक है। ओके, कुछ डाउट होगा तो एक काम करते हैं, एक दो और विभक्ति लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा ब्रेक लेके हम डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये द्वितीय विभक्ति इस तरह से हुई है। जैसे कवि का टेबल है, सेम आप मुनि का टेबल या ऋषि का टेबल, रवि का टेबल, या उकारांत में भानु, ऐसे टेबल हम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रक्रिया में चेंज नहीं है, सिर्फ कवि में ई है वहां पे ऊ होगा, बस फर्क उतना ही है। तो ये दो टेबल जो है बहुत ही आसान है। हम सबसे पहले कवि का टेबल क्यों चूज कर रहे हैं, यहाँ पे जनरली देव से स्टार्ट करते हैं हम, लेकिन देव के टेबल से भी इजी टेबल है कवि और भानु, क्योंकि दोनों एकदम पैरेलल है, 100% पैरेलल है, एकदम सिमिलर है। तो जो सूत्र कवि में लगता है इकार अंत के लिए, सेम सूत्र भानु में भी लगते हैं। तो आप साइड में भानु का टेबल भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। तो द्वितीय बहुवचन यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं, तृतीया लेते हैं, फिर बीच में थोड़ा गैप लेके फिर डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, तो द्वितीय हमारे विभक्ति हो गए। अभी आते हैं तृतीय विभक्ति में। तृतीया का एक वचन है कविना। भानु का टेबल में अगर देखेंगे तो भानु के टेबल में होता है भानुना, यानी कि हमें समझ में आ सकता है कि ये दोनों सेम है, कविना और भानुना। तो कवि, अभी तृतीय एक वचन का प्रत्यय है टा, सु औजस अम औक्षस टा भ्याम भेस। तो ये जो टा है, ये टा प्रत्यय तृतीय एक वचन का हमने यहाँ पे लगाया। अभी टा में भी सेम हमें जो यूजफुल पार्ट है वो लेना है। तो उसमें टा में ट प्लस आ है, हमें ट की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आ चाहिए। तो हमने एक सूत्र लगाया चुटू। चुटू सूत्र एकदम आसान सूत्र है। चु यानी कि च वर्ग और टू यानी कि ट वर्ग। अगर प्रत्यय के स्टार्टिंग में च वर्ग आता है, यानी कि च छ ज झ ञ और ट ठ ड ढ ण, अगर ये इन 10 व्यंजनों में से कोई भी एक व्यंजन आते हैं तो हम इसका इत मान के उसको लोप करते हैं। तो इत संज्ञा करने के लिए चुटू ये सूत्र है। तो चुटू सूत्र में ट वर्ग का ट यहाँ पे है, टा है ना, तो टा में जो ट है इसका हम लोप करेंगे चुटू इस सूत्र से। चुटू सूत्र के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्रत्ययस्य औपदेशिक स्वरूप, यानी कि प्रत्यय के स्टार्टिंग में औपदेशिक, यानी कि पाणिनि जी ने जो उपदेश कहे हैं, धातु पाठ होंगे, माहेश्वर या फिर कोई गण पाठ होंगे, और भी उणादि कोश वगैरह होगा,
तो उसमें अगर स्टार्टिंग में च वर्ग या ट वर्ग है तो उसको हम इत संज्ञा मान के उसको लोप करते हैं। यहाँ पे टा एक प्रत्यय है तो उसका हम लोप करते हैं सिर्फ ट का। तो बचा यहाँ पे आ। अब ये जो आ है इस साइड में है यहाँ पे, उसके आगे कवि ये हमारा ओरिजिनल वर्ड है। अब ये जो कवि इकारांत और उकारांत शब्द है उन्हें पाणिनि जी ने एक घी संज्ञा दी है। घी एक संज्ञा है, जैसे हम देखते हैं कि संज्ञा प्रकरण में सवर्ण संज्ञा है, इत संज्ञा है, या फिर लोप संज्ञा है, संयोग संज्ञा है, पद संज्ञा है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे घी नाम की एक संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ होता है टर्मिनोलॉजी, किसी कंसेप्ट का नाम। जैसे अभी हमने देव या फिर कवि, इनको एक नाम दिया अजंत, तो हमने अजंत कहने के बाद समझ में आ जाता है कि ह्रस्व वाले सारे वर्ड। हलंत कहने के बाद समझ में आ जाता है कि बाबा ये व्यंजनांत सारे वर्ड। तो उसी तरह से यहाँ पे ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्दों को घी संज्ञा दी जाती है। घी का हमारी भाषा में जो अर्थ है वो नहीं लेना है, घी का हिंदी में अर्थ जो तूप ऐसा होता है वो नहीं लेना है, वो पाणिनि जी का एक नाम दिया हुआ है। किसे कहते हैं घी? तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है, शेषो घ्य सखी। शेषः घी असखी। एकदम शॉर्ट में कहना होगा तो ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत शब्द। उन्होंने इससे पहले बाकी सारे वर्ड को अलग अलग नाम देके रख हो गया, नदी नाम दिया किसी को और दूसरा नाम दिया, और बचे सिर्फ ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत, यानी कि कवि, मति, वारी, भानु, धेनु, मधु, ऐसे जो ह्रस्व इकारांत और उकारांत वर्ड रहेंगे, शेष रहेंगे, उनको हमने घी ऐसा नाम दिया। तो कवि शब्द भी घी संज्ञा बन गया। भानु का वर्ड लेंगे तो वो उकारांत है, वो भी घी संज्ञा बन गया। तो यहाँ पे सिर्फ घी नाम दिया। अभी हमें क्या करना है? आ के बदले ना करना है, ये तो क्लियरली दिखता है, क्योंकि हमें तो कवि ना और भानु ना चाहिए, तो हमें आ के बदले ना करना है। तो आ का ना करने के लिए एक नया सूत्र नीचे है, आंगो ना स्त्रियाम। आंगो ना स्त्रियाम, ये सूत्र हमें कहता है पुल्लिंग नपुंसकलिंग घी संज्ञकात। घी संज्ञा हमने देख ली, ह्रस्व इकार ह्रस्व उकार। तो उसमें जो पुल्लिंग शब्द है जैसे कि कवि, नपुंसकलिंगी शब्द है जैसे कि वारी, या फिर उकारांत में भानु और मधु, इन शब्दों के बाद में ये घी संज्ञक होते हैं। और उसके बाद में जो तृतीया एक वचन का टा प्रत्यय है तो उसका हम क्या करेंगे? ना आदेश करेंगे। यहाँ पे स्त्रीलिंग उन्होंने नहीं लिया है, इस वजह से वो कहते हैं अस्त्रियाम। अस्त्रिया मतलब न स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में नहीं करना है, सिर्फ पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में। काशिका वृत्ति में वही बात एकदम क्लियरली एक्सप्लेन की है कि पुल्लिंग नपुंसकलिंग, यानी कि स्त्रीलिंग को छोड़ दिया हमने। इस वजह से पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में हम देखते हैं कि आ का ना होता है। तो जस्ट आ का ना हो गया यहाँ पे, तो कवि ना जोड़ देंगे हम, बन जाएगा कविना। नपुंसकलिंग में वारी शब्द है हमारे पास, नपुंसकलिंगी प्रकरण आज देख नहीं रहे हम, लेकिन हम लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पे कि वारी ना जस्ट न का न बन के वारिणा बन जाएगा। भानु ना भानु ना, मधु ना मधु ना। तो हम देख सकते हैं कि पुल्लिंग और नपुंसकलिंगी शब्द थोड़े सेम होते हैं, ये हमारा हर वक्त का एक एक्सपीरियंस होता है। तो वो बिल्कुल उसी तरह से है। चार मतलब देखा हमने एक वर्ड, लेकिन एक वर्ड के सहारे से हम चार वर्ड तैयार कर सकते हैं, कविना, वारिणा, भानुना, मधुना। एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें। ओके, सिर्फ वारिणा में न का न करना है, तो न का न करके हमें वारिना का वारिणा बन जाए। तो तृतीया एक वचन का ये इस तरह से हमने आ का ना आदेश करके कविना ये वर्ड बना दिया। तो तृतीया एक वचन हमारा यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ते हैं तृतीया द्विवचन में। सबसे आसान, सभी की कोई भी टेबल निकाले तो जहाँ पे दिमाग चलाना ही नहीं होता है वो काम होता है तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन वाला, क्योंकि जनरली बहुत आसान होते हैं, ध्यान लगाना है सिर्फ। जैसे सर ने भी बताया इंट्रोडक्शन में, कवि का टेबल है, ध्यान लगाएंगे हम, ताप भ्याम भिस, दोनों को जोड़ देंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। कवि भ्याम, वारी भ्याम,
मधुभ्याम, भानुभ्याम, कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, तो वहां पे भ्याम होता है। तो बहुत आसान है यहाँ, ठीक है। तो जो तृतीया द्विवचन में किया वही काम चतुर्थी द्विवचन में करेंगे, वही काम पंचमी द्विवचन में भी करेंगे, सबसे आसान है ये। तो तृतीया द्विवचन हो गया। अभी आते हैं तृतीया बहुवचन में। तृतीया बहुवचन में हमें रूप सिद्ध करना है कवि भी। हमारे पास भिस नाम का एक प्रत्यय है, टा भ्याम भिस। तो ये जो भिस है तृतीया के बहुवचन में लगता है, तो इस वजह से हमने कवि ये वर्ड लिया, कवि, और उसके बाद में तृतीया बहुवचन का भिस ये वर्ड, ये प्रत्यय लगाया। अभी भिस में भी अंत में सकार है, तो हमने एक वचन के लिए जो ऋत्व विसर्ग की प्रक्रिया की थी, जो हमने कवि ही के लिए की, या आपने मुनि ही का टेबल अभी सॉल्व किया, भानु का किया, देवह का करते हैं, रामह का करते हैं, तो वहां पे जो स का विसर्ग करने की प्रक्रिया है, तो वही एज इट इज हमें यहाँ पे कॉपी करनी है, कुछ अलग नहीं है। भिस में स है, उसका हमें विसर्ग करना है, बस यही काम करना है। तो उसके लिए कौन सा सूत्र है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं, काफी आसान है। स, इसमें यहाँ पे स है, उस स का हम स सजुषो हो रूहु से रू कर देंगे, तो बना स का रू बन गया। अभी रू में भी जो ऊ है ये स्वर अनुनासिक है, साइड में ब्रैकेट में रू के ऊपर चंद्रबिंदु निकाल के दिखाया हुआ है कि ये रू, ये सामान्य रू नहीं है, तो अनुनासिक वाला ऊ है इसमें, ये जो उसमें जो ऊ स्वर है ये अनुनासिक है। तो इस वजह से हमने अनुनासिक का जो ऊ है उपदेशे अच अनुनासिक इत से उसका इत संज्ञा देके उसके लोप कर दिया, तो रू का ऊ निकल गया, बचा सिर्फ र। र का विसर्ग करते हैं खरवसान योहो विसर्जनीय, इस सूत्र से हम जो र है उसका विसर्जनीय यानी कि विसर्ग करते हैं, तो जिस, तो जो भिस था यानी कि स था उसका विसर्ग हो गया, तो हमारे पास रह गया भी ही। जो काम हमने एक वचन में किया था कवि ही के लिए, भानु के लिए, देवह के लिए, वही काम यहाँ पे करना है, कोई बदलाव नहीं है यहाँ, सेम प्रक्रिया है। तो कवि भी, कवि भी, माला भी, माला भी, भानुभिस भानुभिः, मधुभिस मधुभिः। कोई भी तृतीया बहुवचन आप देखिए, देव और वनो, इन दो शब्दों को छोड़ के हम तृतीया द्विव बहुवचन जब देखते हैं तो हमें भी ही मिलता है। तो हम यहाँ पे एक इमेजिन कर सकते हैं कि सभी शब्दों में यही प्रक्रिया होगी, सभी शब्दों में सिर्फ देव और वनों को छोड़ के उसके लिए कुछ नई प्रक्रिया होगी, ठीक है। मतलब ये कितना आसान है, देखिए तृतीया द्विवचन बहुवचन काफी आसान है, और सारे शब्दों के एक जैसे ही होते हैं वो, ठीक है। तो हमने तृतीया बहुवचन भी यहाँ पे देख लिया। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं भी ओरली बता रहा हूँ, आप भानु का कर सकते हैं, मधु का कर सकते हैं, मेल जेंडर का भी आप कर सकते हैं, और साथ साथ में न्यूटर का भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे अजंत पुल्लिंग प्रकरण देख रहे हैं, नपुंसकलिंग नहीं, वो आगे देखना है, लेकिन सेम प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पे रह के इमेजिन कर सकते हैं कि ये तो सेम होगा, तो हम एक साथ 4 टेबल पढ़ सकते हैं। प्रक्रिया एक के लिए है, जस्ट वर्ड बदलते जाएंगे तो वो बदलता जाएगा। अभी किसी सर को डाउट था, तो यहाँ पे फिर से रुकते हैं 2 मिनट के लिए। आपका द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति में अगर कुछ डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, बाद में आगे बढ़ते हैं। आप साइड में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो कोई वर्ड लेके उकारांत आप ले सकते हैं। भानु का टेबल आप यहाँ पे द्वितीय और तृतीय बना सकते हैं। किसी ने बीच में हैंड रेज किया था, वो अभी कर सकते हैं हैंड रेज, अनम्यूट करता हूँ मैं और फिर डिस्कस करते हैं। किसी को यहाँ पे डाउट होगा द्वितीय और तृतीय में तो पूछ लीजिए।